मतलब पहला तो यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट के नाम बोलते देखे हैं, जूसर, मिक्सर और ग्राइंडर, तीन एक के अंदर फंक्शन देखे होंगे। लेकिन इनके अलावा एक चौथा मशीन होता है, देखने वाला मिलता जुलता है, किचन में होता है, एक लंबा सा स्टिक होता है और उसके ऊपर से कुछ चीज को ब्लेंडिंग करने के लिए काम आता है। उसके बारे में बात करें, एक इजी वाला, ये ऐसा, ये ऑटोपट कंपनी का 250 वाट से लेकर के 1500-1600 वाट तक है। ये डबल ब्लेड भी आती है, 1500-1600 वाट है, लेकिन 200 से 250 वाट काफी रहता है, जो इन्वर्टर वगैरह में भी आसानी से चलाने के लिए काम आता है। तो मैं आज का वीडियो में इसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन से लेकर के काफी जानकारी दूंगा। पहले बात तो मैंने ये 10 साल इस्तेमाल करने के बाद अभी आया है छोटा सा प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? जो कि 10 से 20 रुपए में हम रिपेयर कर सकते हैं। तो सारा तरीका बताऊंगा। इसको ओपन कैसे करेंगे, खोलेंगे, फॉल्ट चेकिंग कहां से करते हैं, आपके पास क्या औजार होंगे तो आप किस तरह से चेक कर पाएंगे, पूरा तमाम इंफॉर्मेशन है। लेकिन यदि आपको हमारे वीडियो भविष्य में आगे देखना है तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे यदि क्लिक कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक रिमाइंडर आएगा। जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई नई वीडियो आई। तो आपकी चॉइस है। यदि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप इतना तो मेहनत कर सकते हो, स्क्रीन में जाके एक सिंगल क्लिक ही तो करना है। तो वीडियो लाइक करेंगे तो हम सोचेंगे हमारे वीडियो की कोई वैल्यू है, कोई आदमी इसकी इज्जत कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है। वैसे हम ज्यादा इतना आसान नहीं करते। दुनिया में अलग अलग तरह की थिंकिंग वाले हैं कि ये यार छोटा सा है, 500 से 1500 रुपए की चीज है, क्या पैसे बचाएंगे, हम तो दूसरा लेंगे। तो ऐसा थिंकिंग वाला तो अभी इमीडिएट वीडियो स्किप कर सकते हैं। उनको ना तो नॉलेज की जरूरत है, वो ना पैसे की कदर है, ना पैसा कमाना जानते हैं। तो पैसा कमाना का मतलब है पैसे बचाना भी एक कमाना होता है। तो जो पैसे बचा करके कमाने वाली सोच रखते हैं ना, तो वो तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ तो हो ही जाएगा। तो आपने बीच बीच में स्किप कर दिया तो खास खास पॉइंट निकल जाएंगे। तो उनसे बचे रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू वॉच कीजिए। अब मैं बार बार हर चीज को रिपीट नहीं करूंगा कि आप इसको शेयर भी करना चाहिए। जिसके काम की चीज है उसको शेयर जरूर करना चाहिए ना। तो मैं ये छोटा सा चीज का पहले तो ये क्या आइटम है, इसका नाम है ब्लेंडर। क्या काम आता है, कैसा है, हिंदी में एक नॉर्मल है, ऐसा एक डंडे के तौर पे ऐसा भी होता है, इसको पैर के जैसे आप पंख लगे रहते हैं ऐसे हाथ से घुमाने वाला। तो 20 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक स्टील वाले अच्छे मिल जाते हैं। किचन का इंपॉर्टेंट टूल है और ये काम आता है। तो वो एक मैकेनिकल हो गया, मैनुअल हो गया, जो बहुत ही ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लाइफ, लेकिन मेहनत तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी, वो भी यूज करते हो। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ यूज क्यों करें, लेकिन आजकल जमाना बदल गया था, ऐसे इलेक्ट्रिक वाले हो गए। अब इलेक्ट्रिक वाले में आप डीसी वाला बैटरी से इसको कैसे चलाएंगे तो वो भी टिप्स दूंगा, लेकिन वो आप स्पेशल कमेंट्स करके डालो कि इसको डीसी से कैसे चलाए या डीसी वाला इसको कैसे बनाए। नॉर्मल बात है कि डीसी मोटर लगाएंगे तो डीसी से चलेगा, कपलिंग को एडजस्टमेंट करना। अब अंदर से खोल के दिखाऊंगा तो सारा सब समझ में आना है। तो पहले तो मैं ये बता दूं इसको कि ये क्या होता है, जिसमें इसको हमेशा इतना तक से लेकर के यहाँ तक पानी में, लिक्विड में, किसी में डुबा करके इसका बटन को प्रेस करते हैं, ये चलता है। तो क्या होगा, ये इसके अंदर यहाँ ब्लेड लगा रहता है। इस ब्लेड की वजह से ये क्या करता है, उसको ब्लेंडिंग कर देता है, मिक्स कर देता है, बॉटम कोट कर देता है, जैसे भी अपना भाषा में समझने की कोशिश करो। तो ये वाला कार्रवाई करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये किचन का मुख्य उपकरण है। किचन में यदि टेस्ट लेना है आपने, आंतों को दांतों को मेहनत कम करवा करके पहले से इससे मेहनत करवाना है, तो ये काम की चीज है। अब दूसरा बात क्या है, जो मैंने इससे पहले एक चीज बोला आपको कि मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, वो भी तो यही काम करता है ना। हाँ, करता है, वो भी काम करता है। लेकिन उसमें इसमें क्या फर्क है, ये सिंगल स्टिक है, इसको सिर्फ ऐसे डुबा देते हैं। जिस बर्तन में आपने जूस पीना है ना, उसी के अंदर डुबा दो, बटन दबा दो, चल जाता है। और इसको यहाँ से नीचे वॉश करने की जरूरत है, इधर ड्राई वाला है, इसको पानी डाल के जल्दी करके खराब कर देते हैं। तो ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है, और उपयोग करना धोना कम टाइम पे इस्तेमाल करने के लिए काम की चीज है। और ये लंबा हाथ से पकड़ लेते हैं और बहुत ईजी बैलेंस शीट हो जाती है। इसमें ये ब्लेड अटैचमेंट वाला भी आता है। 500 से 1500 में इसीलिए बोला कि 500 रुपए वाला दोगे तो ये फिक्स ब्लेड रहेगा। यदि आगे बढ़ोगे तो ये ब्लेड अलग अलग तरह का चेंज करने वाला आता है। और 1000 से 1500 तक जाओगे तो एक नहीं 2 ब्लेड लगे हुए मिलेंगे, बीच में एक अटैचमेंट किया है। वो दोनों एक साथ घूमते हैं, लेकिन ब्लेड आपस में नहीं टकराते। इसका मैंने एक हेलीकॉप्टर का वीडियो डाला हुआ था, उसमें देख सकते हो कि वो मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो वो सेम टेक्नोलॉजी इसके लिए नहीं है। तो एक तो सीधा इसको काम ले लेंगे, सूप बना सकते हैं, टोमेटो सूप बनाएंगे, सॉस बना देंगे, तो उसके लिए काम ले लेंगे। इसमें जो सामग्री डालें या ना डालें, दोनों ही कंडीशन पे लिक्विड को ब्लेंडिंग कर सकते हैं। मिल्क शेक बनाना है तो इजी से आप बना सकते हो, लेकिन बादाम वगैरह इसमें साबुत नहीं डालना, ठोक के पीट के फिर डालो तो आराम से इजी मिक्स हो जाएगा। इसमें कम ताकत होता है, छोटा पावर का है, इसलिए इनके लिए रहता है। बच्चों के लिए कोई खाना वगैरह तैयार करना है तो बच्चों को, छोटे बच्चों को दांत नहीं होते, अब उनको कोई काजू बादाम खाने की चीज डाला है तो उसके लिए उसको थोड़ा कम मेहनत करना पड़े, आराम से खा ले। इस तरह की चीज को आराम से इसमें ब्लेंडिंग कर सकते हैं। और मिठाई के लिए कोई क्रीम बनाना, या फिर भाई मेरे तो चलता नहीं है, लेकिन कोई अंडे वगैरह को फेंक करने वाला रहता है ना, तो उसमें सफेद और पीली जर्दी दोनों का मिश्रण को यदि सही मिक्स करना है, उसके मिर्च मसाले डाल करके है उसको फेंक करना है, तो वो भी एक बहुत आसान तरीका। अब क्या है, मेयोनेज और जो ड्रेसिंग करने वाला सलाद, उसको भी छोटा छोटा कटिंग करना है। हमने पता गोभी का बुरादा ले लिया, इससे डाला तो अच्छी तरह से पीस जाएगा। तो इस तरह के काम तो ले सकते हो। और इसके फायदा तो यही है कि ये इजी है, आसान है, कैरी कर सकते हो, प्योर वगैरह करना है, बैग में भी आराम से लेके जा सकते हो। और जो दूसरे जो बिजनेस ब्लेंडर होते हैं, उनकी अपेक्षा छोटी सी जगह पे तार वार को फोल्डिंग करके आराम से कहीं पे रख सकते हैं। वो ज्यादा बल्कि होता है, बड़ा होता है, तो ये कम जगह लेता है और कम्फर्ट रहता है। साफ करने में तो मैंने पहले बोल दिया, यहाँ से नीचे वाला लिक्विड में साफ करो, चलते हुए नल के पानी में साफ कर सकते हो यहाँ से। तो साफ करने में बहुत ही आसानी है। और अलग करने वाला जो ब्लेड होता है, उसका ब्लेड भी अलग से साफ करके धो सकते हो। इस पर्टिकुलर मॉडल में ब्लेड खोलने की सुविधा नहीं है, टेक्नीशियन लेवल पे खोला जाएगा। अपना जिस कटोरे को, बर्तन को, जिसको काम ले रहे हैं उसमें डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। तो स्पेशल इसके लिए कंटेनर यूज नहीं कर सकते। तो स्पेशल जरूरत नहीं है, यूज तो कर सकते हैं, जरूरत नहीं है तो बर्तन धोने का काम कम हो जाएगा। तो मैंने बताया कि दूसरी चीज की अपेक्षा क्या है इस्तेमाल। अब यदि इसमें इससे कोई एडवांस चीजों की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके डालो। अब मैं इस वाले को फ्यूचर वीडियो आपके कमेंट पर क्या क्या बनाने वाला हूँ। ये ब्लेड खोलना है,
यहाँ से इसको कटिंग कर लो या रख लो या इस सुरक्षा चक्र के लिए रख लो। तो इसके अंदर जो बटन दबाते हैं तो घूमता है, अच्छा खासा पावरफुल है, 250 वाट तक है। तो इससे क्या क्या हम बना सकते हैं उसके मैं छोटे छोटे हिंट देता हूँ, यदि कमेंट करके आया तो वो भी वीडियो डाल दूँ। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जैसे ये मैंने एक अटैचमेंट लगाया हुआ, ये हैमरिंग मशीन के ऊपर ये बिट लगाने की वजह से आपको नजदीक से दिखा देता हूँ। तो ये बिट इसमें लगाया, तो इस छत को क्या है हैमरिंग मशीन में लगा करके उसका हैमर ऑफ करके ड्रिल मशीन का काम दे सकते हैं। और ड्रिल बिट के लिए तो ये इस्तेमाल कर ही सकता है। इसके लिए जो टूल रहता है, टूल की मदद से इसको खोल करके आराम से जो भी बिट लगाना है यहाँ पे बिट लगा सकते हैं। बिट के बदले मैंने क्या लगा दिया इसके बारे में बता दूं। एक छोटा सा अटैचमेंट है ड्रिल मशीन को, आप जो एंगल ग्राइंडर होता है ना, ये स्ट्रेट हैंड ग्राइंडर के लिए यहाँ पे लोहा काटने का पत्ती या कुछ भी क्लीनिंग करने वाला या ब्रश वगैरह जो जाली वाला, उनके लिए काम दे सकते हो। तो ये वाला इसके साथ अटैचमेंट कर देंगे। ये अटैचमेंट काम का चीज है। तो ये अटैचमेंट इसके साथ कैसा अटैचमेंट हो जाता है, ये बोल्ट खुलता है और इसके अंदर जो थ्रेड है वो थ्रेड का अलग पर लगा करके इसकी ब्लेड जगह लगाते हैं। तो ये यदि आपको पसंद नहीं आता है तो आराम से ये क्या करते हैं, 130 रुपए के अंदर ऐसा अवेलेबल है जो किट है। मैं इसको क्या है, ये इसी तरह का देखने में है, लेकिन पैकेट है। तो इसके अंदर ये सेम चक्की रहता है छोटा सा, और ये यहाँ पे जो पिन पॉइंट है इसमें एलएनटी के थ्रू ये टाइट हो जाता है। तो किसी भी मोटर को इसमें क्या है, ड्रिल मशीन बनाने के लिए लगा के एंगल की कसरत हो जाए। तो ये वाला भी इससे इजी से कर सकते हैं। यदि आप खुद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि हमारा सहयोग चाहिए तो कमेंट करके डालो कि ये कब बनाते हो, तो बना करके दिखाएंगे। दूसरा, यदि माइक्रो वर्क करना है, जैसे डेंटिस्ट दांतों के ऊपर काम करता है, तो इस तरह का ये इसको बोलते हैं पिन वाइस। पिन वाइस के अंदर ये सुई है, जैसे ये सुई मैंने निकाल के दिखाया। तो सुई को इसमें लगा करके यदि इसको यहाँ से टाइट कर देते हैं तो ये एक तरह से पकड़ हो गया। कोई भी चीज में दवाई मेडिसिन के ढक्कन में छेद करना है या छोटा सा कोई पिंचर बनाने की जरूरत होती है तो वो करना है, तो ये इजी इससे काम। तो ये ऐसी चीजों को क्या है, इसमें पिन वाइस के पीछे लकड़ी का हैंडल लगाया। तो ये क्या हो गया, अभी इसके लिए यहाँ पे छोटा सा कोई भी स्क्रू ड्राइवर का बिट लगाया तो हम छोटा सा हैंडल कर सकते हैं। तो ये जैसे बनाया ऐसा इसमें ये क्या हाथ से काम करना पड़ता है, ये करंट से काम करेगा। तो ये कहने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मिनी और माइक्रो स्क्रू ड्राइवर भी बनाने में काम आएगा। अब ये यहाँ पुश बटन है, यहाँ पे रहेगा तो थोड़ा बैलेंस का चक्कर होगा, तो दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा। यदि इसको हम एक ही मुट्ठी के अंदर बना दिए यहाँ तक तो फिर हमारा क्या है, छोटा वर्क के लिए तो ये मिनी के लिए सूटेबल है, माइक्रो के लिए सूटेबल नहीं है। दो हाथ बिजी हो जाएंगे तो काम कैसे करोगे, जिस ऑब्जेक्ट पर काम करना है वो भी मुश्किल है। तो ये वाला पॉइंट्स को हम माइक्रो मोड के लिए तो छोड़ देते हैं, मिनी के लिए यूज करने के लिए इसको अटैचमेंट करेंगे। तो मैंने ये चीजों को बताया। तो अब मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि यदि इसको हम रिपेयरिंग करेंगे तो क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगा। पूरा सिस्टम बताऊंगा, खोलूंगा, प्रैक्टिकली करूंगा क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो हो सकता है आप अपने आप ही खोल ले और मेरे को ये वीडियो दिखाना ही ना पड़े तो वीडियो शॉर्टकट हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे स्टिकर रहता है, स्टिकर के नीचे क्या है, स्क्रू केट मिलेंगे। स्क्रू केट के नीचे स्क्रू मिलेंगे तो वो खोलने पड़ेंगे। उसके लिए क्या है, एक पेपर कटर की नोक से आप लगा देंगे, हटा के भी दिखाएंगे। फिर उसके बाद में जैसे अंदर स्क्रू की केप है वो भी पेपर कटर से या शार्प स्क्रू ड्राइवर से निकाल देंगे। उसके बाद वाला जरूरत पड़ेगा तो फ्लिप साइड के स्क्रू दो मिलेंगे इसमें, तो ऐसा फ्लिप साइड वाला स्क्रू ड्राइवर लेकर के आप ऐसा स्क्रू ड्राइवर से दोनों स्क्रू को खोल देंगे। तो यहाँ तक के खोलने के टूल के बारे में ये बता दिया। अब इधर वाला है जो पुश करने वाला, ऐसा स्क्रू ड्राइवर का हाथ से पकड़ के इसकी मोटर वगैरह को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक मोटर है जो पुश करके बाहर निकल जाएगी। इस जगह पे एक माइक्रो स्विच है जो पुश टू ऑन। अब यहाँ स्विच में हो गया पुश टू ऑन का मतलब उसको जब बटन उसकी केप को दबाएंगे तो वो ऑन हो जाएगा, कनेक्टिविटी नेक हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब उसको छोड़ देंगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो वो स्विच वाला फंक्शन हो गया, ये बटन यहाँ पे। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पिछले में कुछ आपको ऐसी जादुई तकनीकी बताने वाला हूँ कि ये चीज खराब है या सही है, बिना खोले बाहर से ट्रीटमेंट, तो वो ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट को फाइल को पकड़, तो वो चीज बताऊंगा। ये इधर वाला है, यहाँ पे ब्लेड वाला पोर्शन है। जब आप मोटर खोल देंगे, मोटर का यहाँ का पुश निकल जाएगा। ये कंपार्टमेंट खुलने के बाद में इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा ये ब्लेड कटिंग प्लाई से पकड़ेंगे और ताकत से खींचेंगे। कुछ नहीं, दिमाग लगाना, सिर्फ ताकत से खींचेंगे। इसमें थोड़ा सोल्यूशन लगा रहता है, मेहनत करनी पड़ सकती है, और मेहनत करने के बाद खींचने से नहीं निकल रहा है तो निकल 2 आदमी लग जाओ, एक यहाँ से पकड़ लो, एक क्लास पकड़ लो। फिर भी आपके पास 2 आदमी नहीं है तो क्या कर सकते हो कि यहाँ पे क्लास पकड़ लेंगे और ये जो कॉर्नर है, ये 2 कॉर्नर को किसी टेबल के पोर्शन पे ऐसा टच करके यहाँ से प्लास से पकड़ के खींच कर, तो इस वाले पोर्शन को नीचे वाला खींच के रखो, इसको एक हाथ से पकड़ो, एक हाथ से प्लास है, तो इसको ऐसा कट 3-4 बार ऐसे ठोकेंगे तो उसके वाइब्रेशन पे यहाँ पे जो दम लगा हुआ जाएगा और ये पकड़ के खींचेगा। लेकिन ये नाजुक है, मैंने बोला इस कॉर्नर ही टच होना चाहिए, यहाँ से टच हो गया तो बॉडी क्रैश हो जाएगी। तो बचा के रखना बहुत आसान है। और इसके पीछे वाला जब मोटर निकल जाएगा तो अटैचमेंट से आप इस तरह का टूल ले सकते हो, जो इतना मोटा आएगा नहीं, वहाँ बिल्कुल पतला है, इतना तक आ जाए। लेकिन इस तरह से आप ठोकोगे तो ठोकने के टाइम लकड़ी का टुकड़ा रख के ऐसे ठोक सकते हो। तो इसके ऊपर जैसे इस जगह पे रखा आपने, यहाँ लकड़ी का पीस रखा और उसके ऊपर हैमरिंग किया देंगे, तो ये क्या करेगा, रोड को पुश होगा दिन में। लेकिन यहाँ पे मेटल वाला रोड से ठोक दोगे तो अटैचमेंट खराब हो जाएगा, तो ये सावधानी रखना। तो ये मैंने क्या किया है, आपको 2 से 3 स्क्रू ड्राइवर के टूल के फंक्शन बता दिए। एक ऐसा क्लीनिंग ब्रश की जरूरत है, तो जहाँ पे अंदर खुलेगा तो वहाँ थोड़ा साफ करने की जरूरत है, ये भी मैंने टूल के बारे में बता दिया। अब आगे के लिए क्या जरूरत है कि यदि इसको जब खोलेंगे तो वहाँ पे इस तरह का सोल्यूशन है, इजी गलाना होगा मान लो, या उसको अंदर का यहाँ पे दूध वगैरह को कोई भी इसमें दही से छाछ बनाया, ऐसे टाइम मिक्सिंग किया है, तो उसको सब कुछ क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए यदि आपने काम कर रहे हो तो आप क्या क्या काम दे सकते हो। पहला लेवल क्लीनिंग पर्पज के लिए क्या काम दे सकते हो, तो वो मैं बता रहा हूँ। क्लीनिंग पर्पज के लिए आप पेट्रोल थिनर CTC से क्लीन कर सकते हो। ये है आईशो प्रोफाइल, जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग, रेडियो टीवी की PCB क्लीनिंग करने के लिए काम लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटलों में घाव की जगह को धोने के लिए, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए भी काम लेते हैं। तो ये वाला क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और वही इसका इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन बाहर निकल जाता है तो मेरी तरफ से सबके पानी में डाल दो 1-2 घंटे। और जो ब्रश होता है ना, ये ब्रश नहीं होता है तो मंजन वाला ब्रश अगर चमका दो, डूब दे दो, बाद में करो, वो भी एक आसान तरीका। लेकिन मोटर वगैरह को उसमें पानी में डाल के नहीं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, स्विच को पानी में नहीं डालना। क्यों? डिस्टिल वाटर है तो डाला जा सकता है, लेकिन डिस्टिल वाटर मिलेगा नहीं, तो आप क्यों ऐसा करना है। RO का पानी है, उससे भी दोगे तब भी वो तो बात तो एक ही है। तो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन को निकाल के रख लेना, ये वाला ब्लेड का पोर्शन को गीला करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तक। अब आ जाते हैं ये मतलब इनिशियल क्लीनिंग का। ये नहीं है तो क्या कर सकते हो, तो ये दूसरा है, ये क्लीनिंग प्लस ऑयलिंग दोनों काम करता है। तो आप इससे अंदर वाला जो बुश निकलेगा वहां पे स्प्रे कर सकते हो, ये पोर्शन स्प्रे कर सकते हो, ओपन करने में इजी रहेगा और बाद में इसको लास्ट फिटिंग करने के टाइम भी क्रिएट हो। इसके अंदर इनबिल्ट ऑयलिंग भी है, मतलब ये क्लीन भी करता है और ऑयल भी करता है, 2 in 1, लेकिन काफी एक्सपेंसिव होता है। ये 100 ग्राम का बोतल ही 50 रुपए का मिलेगा, तो ऐसा करके 1 किलो वाला बोतल लोगे तो 400-500 रुपए, तो ये काफी एक्सपेंसिव है। मैं हर आदमी को
ये सलाह नहीं दूंगा फालतू का खर्चा करें, लेकिन जो टेक्नीशियन लेवल है वो ले सकते हैं। अब एक बात फिट करने के टाइम पे क्या है, तो मोटर के दोनों तरफ के बुश है और ये ब्लेड्स है और इसका पुंज। इसके लिए क्या है, सबसे आसान तरीका है, ये सिलाई मशीन का ऑयल का बोतल रहेगा, उसका एक 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 तीन जगह पे डाल सफिशिएंट। यदि आपको ये नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हो, आप इंजन ऑयल इस तरह का रहेगा, ये इंजन ऑयल का बोतल से भी सेम 3 ड्रॉप डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बेटर है सिलाई मशीन वाला यदि मिलता है तो वो थोड़ा लाइट होता है, लेकिन ये भी चलेगा, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो इतना तक आ गए, तो अब मैं क्या करूँ, क्या इसको ओपन करके भी दिखा दूं? ओपन करेंगे रिपेयर हो जाएगा, फिट भी हो जाएगा, लेकिन ओपन करने से पहले मैं बताया था कि भाई क्या इसको बिना खोले हम टेस्ट कर सकते हैं। यही तो आज की वीडियो में खास था, बिना स्किप करे देखने वाला चमत्कार। चलो वो चीज सिखा रहे हैं। ये 2 टर्मिनल है, यहाँ से पावर देते हैं, ये बटन दबाते हैं, ये घूमता है, अपना काम करता है। तो क्या क्या इसमें कनेक्शन आता है, ये 2 पिन है, यहाँ के वायर मोल्डेड है, यदि काट के खराब हो गया था, आपने एक्स्ट्रा 2 पिन लगा रखा है तो वहाँ वायर पे कनेक्शन है, वो जान सकते हैं, वो ये अंदर का। दूसरा, इस जगह पे ये प्रोटेक्शन लगा हुआ है, इस जगह बार बार मुड़ने से वायर टूट जाता है, वो एक देखने वाला चीज है। फिर यहाँ के बाद में ये 2 तार गए, तो 2 तार यहाँ मोटर तक जा रहे हैं। अब मोटर में जा रहे हैं तो एक तार मोटर से इस स्विच में आया और ये तार भी स्विच में गया, तो दोनों का स्विच का कनेक्शन हो गया। तो ये वाला पॉइंट है, तो ये स्विच में ब्रेक होता है, तो इसके दोनों तरफ में सोल्डरिंग किया है या यू क्लिप लगाया है, वो वायर का कनेक्टिविटी चेक होगा, स्विच की भी हालत चेक होगी। फिर आगे मोटर के ऊपर 2 वायर, मोटर की सिंगल वाइंडिंग होती है जिसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, दोनों वायर एक स्विच में होते हुए इसके टर्मिनल पे आ गया, दूसरा टर्मिनल का तार यहाँ से सीधा मोटर के अंदर गया, लेकिन बीच में इस जगह पे पक्का जॉइंट मिलेगा। तो जॉइंट मिलेगा, अब जॉइंट मिलेगा तो जॉइंट की जगह पे हो सकता है लूज कनेक्शन। दूसरा, तो यहाँ से एक जगह से एयर लेता है, एक जगह से एयर निकालता है, तो ये क्या है, इसको एयर कूलेंट सिस्टम। एयर कूलेंट सिस्टम में क्या है, इसमें धूल मिट्टी ज्यादा जम जाता है, तो आप कोई भी नॉर्मल स्टिक लेकर के इसको पॉइंटों को क्लीन कर सकते हो। पहले इसको खोलने की जरूरत है, तो बाहर से क्लीनिंग का पहला स्टेप पता चल गया, अब दूसरा स्टेप बता देते हैं। इसके अंदर कनेक्टिविटी चेक करने के लिए सीरीज बल्ब के बारे में आपको काफी जानकारी होगा, यदि जानकारी नहीं है तो सीरीज बल्ब कैसे बनाते हैं मैं दोबारा से एक वीडियो डालूंगा। तो सीरीज बल्ब के थ्रू यहाँ से कनेक्टिविटी चेक करके इसके अंदर पावर सर्कुलेट होकर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो कनेक्टिविटी हम चेक कर सकते हैं। कनेक्टिविटी कब मिलेगी, जब उस स्विच प्रेस करें। इन केस कहाँ प्रॉब्लम होगी तो कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, इस जगह से कहीं वायर ब्रेक हो रहा हो, या इस जगह से ब्रेक हो रहा है, या स्विच के कनेक्शन ब्रेक हो रहे हैं, या स्विच खुद खराब हो, या इस जगह 2 मोटर के ऊपर जहां वायर इन हो गया, मोटर के अंदर कम्यूटेटर के अंदर ही 2 कार्बन ब्रश लगा हुआ, वो कार्बन ब्रश बहुत ज्यादा घिस गया, वो आपस में टच नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसा ठोक पीट के ऐसा टाइप ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसका मतलब वो इलाज परमानेंट नहीं है, उसके लिए कार्बन ब्रश बदलना ही पड़ेगा। कार्बन ब्रश बदलने के लिए बहुत लाइफ की जरूरत पड़ती है। एक या 2 आदमी का जो किचन का जो ब्लेंडर से काम होता है, आराम से 10 से 15 साल में होता है, तो वो इतना जल्दी नहीं होता। लेकिन आप दोबारा लेते हो तो उसको क्या करो, किसी दीवार में पत्थर में थोड़ा चला के दो, तो बिल्कुल लाइट चलना चाहिए। यदि वो बहुत ज्यादा डार्क चल रहा है, इसका मतलब कार्बन ब्रश घटिया है, वो लगाने से आपका 6 महीने के अंदर खराब हो जाएगा। तो कार्बन ब्रश आएगा ना, एक तरह से पत्थर जैसा है, और उससे किसी जगह आप लाइन खींचोगे ना तो पतला लाइन आएगा, मोटा लाइन नहीं आएगा। तो वो एक पहचान बता दिया, मतलब हाई डेंसिटी वाला। वो कम्यूटेटर को खाता है लेकिन वो घिसता धीरे धीरे, तो क्या खाएगा 10-15 साल के बाद में तो मशीन बदल ही देंगे। तो मैंने है हमारा जरूरत से पहले मशीन बदलने की कोई जरूरत ना है, तो इसके लिए मैंने सीरीज वाला चेक कर लिया। अब आपके पास चाहे वो ऐसा डिजिटल मल्टीमीटर जिसमें भी यहाँ पे डायोड टेस्टिंग वाला, कनेक्टिविटी टेस्टिंग वाला, बजर टेस्टिंग और लाइट इंडिकेशन इसमें नहीं होता, वैसे इसके अंदर बैक पैनल लाइट होती है, तो इसके थ्रू आप कनेक्टिविटी टेस्ट कर सकते हो कि इसमें कनेक्टिविटी है या नहीं। तो वो कनेक्टिविटी को मैं चेक करके बता दूंगा, लेकिन अभी 2 जगह पकड़ूंगा, एक हाथ से दूसरे हाथ से काफी दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसे में आपको इजी बता दूंगा। दूसरा, ये वाला भी एक कनेक्टिविटी टेस्ट है, देसी मैनुअल है, ये वाला 150 का है, तो डिजिटल वाला 300 आएगा, तो आप सस्ता वाला बजट में भी कर सकते हो। बल्ब सीरीज तो पहले बताई दिया, इसके अंदर यहाँ पे एलईडी का एक डायोड, एलईडी डायोड होता है, यानी एलईडी होती है, तो वो लाइट इमिटिंग करती है जब आपके मीटर की लीड शॉर्ट होती है, और इसको कनेक्टिविटी रेंज यहाँ पे रहता है उसमें लगाने से। दूसरा, यहाँ पे एक बजर का भी निशान है, वहाँ पे लगाओगे तो इसमें बजर की साउंड आएगी, तो बजर साउंड कनेक्टिविटी कैसे भी यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक करने के लिए फिर क्या करेंगे, कुछ स्विच प्रेस करेंगे तभी कनेक्टिविटी आएगी। तो ये चीजें तो मैं देख के बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप आराम से देख सकते हो। अब यहाँ की पॉइंट बता दूं मैं, कहाँ पे कार्बन ब्रश लगता है, कहाँ स्विच है, और फिजिकली इसको कैसे ओपन करते हैं। तो फटाफट करते हैं स्टार्ट, समय बहुत कम है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, अब ये जो क्लास था, क्लास के अंदर कोई जरूरत नहीं था, अब इंपॉर्टेंट काम की बात, फिर स्किप नहीं किया तो फायदा हुआ। जब हम ये कोई भी काम कर रहे हैं, कोई स्प्रिंग वगैरह निकल के कहीं आंखों वगैरह में चोट ना लग जाए, तो सबसे पहले अपना सुरक्षा चक्र है, आप अपना चश्मा पहन ले। चश्मा आपके पास नंबर वाला हो या बिना नंबर वाला हो, कोई मतलब नहीं है अपनी आंखों की सुरक्षा करने। हमारी आंखें सलामत है तो टेक्नीशियन सलामत है, आंखें सलामत नहीं तो टेक्नीशियन नहीं। तो टेक्नीशियन बने रहने के लिए हम क्या करेंगे, हम भी एक चश्मा ले लेते हैं, कोई भी चश्मा पहन लेते हैं। तो चश्मा पहनने के फायदे मैंने बता दिया कि किसी तरह से हम केमिकल स्प्रे करेंगे, उस टाइम क्लीन करने के टाइम पे कोई भी दिक्कत आएगा तो हमारे को सुरक्षा से बने रहेंगे। तो हमने अपना आंखों का गार्ड लगा लिया है, आंखों का गार्ड लगा लिया, तो अभी हम क्या कर रहे हैं आपको दिखा देते हैं। फिर यहाँ पे देखो, इसके ऊपर क्या है, ये जो ग्राइंडर है, इसमें ग्राइंडर के ऊपर लिखा हुआ है 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज और 250 वाट और 6 मिनट मैक्सिमम। 6 मिनट मैक्सिमम का मतलब मैंने पहले बताया, वेंटिलेशन नहीं है। आप तो 6 को छोड़ो, मैं पहले बता देता हूँ, 6 मिनट कंपनी वालों ने बताया, वहाँ ज्यादा पढ़े लिखे इंजीनियर, इतने पढ़े लिखे इंजीनियर की जरूरत नहीं इसके लिए समझने के लिए, मैं फिर समझा देता हूँ। आपने लिक्विड कितना पतला रखा है, कितना गाढ़ा रखा है, उसके ऊपर है। आपने पानी के ऊपर थोड़ा नमक डाल के ब्लेंड कर रहे हो कि वो स्वाद पूरे पानी में ठीक से फैल जाए, तो 6 मिनट तक चला सकते हो। लेकिन जितना उसको गाढ़ा करते जाओगे, शक्कर की छाछनी में यदि चलाना है कि छाछनी ठीक से फेंट हो गई, मिक्स हो गई है, तो भाई 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं है। और क्या ब्लेंड करोगे, दही बनाओगे ना छाछ, 3 मिनट के लिए। और क्या करना है, दूध के अंदर मिल्क शेक बनाना है, आपने बादाम वगैरह कुछ डाल दिया, काजू डाल दिया, थोड़ा ठोक पीट के डाला, लेकिन डाला है वो मैक्सिमम 5 मिनट। 6 मिनट बोले तो सिर्फ डिस्टिल वाटर, उसके अंदर जितना मटेरियल डालोगे ना वो टीडीएस बढ़ता जाएगा। टीडीएस मतलब टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट, तो वो जितना ज्यादा सॉल्ट का मतलब नमक ही नहीं होता, कुछ भी पानी में मिक्स कर दिया वो टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट में आता है गिनती में, और उसको टीडीएस मीटर से चेक कर सकते हैं। तो टीडीएस मीटर यहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा, वो जितना भी ज्यादा गाढ़ापन होगा उतना ही इसका लाइफ कम है वन टाइम यूज करने के। तो आपने, मैं बहुत बता देता हूँ, जैसे दलिया बना के रखिए, राबड़ी बना के रखिए, किसी बुजुर्ग को खिला रहे हो, इससे ब्लेंडिंग करना है, तो बस सिर्फ 1 मिनट बस। अब समझ गए होंगे इसके टाइम के बारे में। और इसका ये एक
जो इसके ऊपर लिखा हुआ है 250 वाटेज 230 वोल्टेज 230 वोल्टेज तो पहले तो आरजे के पास नहीं मिलेगा, 210 या 220 मिलेगा, 230 उनके पास होगा जहां पे हाई पावर का ट्रांसफार्मर है। और वो हाई पावर ट्रांसफार्मर मतलब क्या है, ग्रिड लाइन, जो आपके घर में पावर लाइन है, वो पावर लाइन आ रहा है और उसके सबसे नजदीक आपका घर है तो 230 वोल्टेज देखने को मिलेगा। या आपका इन्वर्टर कोई ऐसा है ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला है, उसमें लोड कुछ भी नहीं है, एक ही चीज चला रहे हैं तो 230 मिलेगा, बाकी 220 के लगभग ही मिलेगा। इंडिया में सब जगह थोड़ा बहुत लोड के साथ। तो हम यहाँ 230 के साथ में बता रहे हैं कि 250 वाट का जब ब्लेंडिंग करने के टाइम पे लोड लेता है, तो यदि गाढ़ा रहेगा तो 250 के बाद 260, 270, 300 वाट तक का भी लोड लेगा। 250 लिखा है ऐसा नहीं है। और यदि मान लो आरओ के पानी के जैसे थोड़ा सा उसमें शक्कर या नमक मिक्स करके आपने मीठापन के लिए मिक्स किया ना, तो वहां पे 200 वाट होगा। तो मैं मोटा सा बताता हूं कि यदि इसमें 220 वोल्टेज आ रहा है और आप नॉर्मल वाला दूध को यदि मिक्स कर रहे हैं तो ये 220 वाट का लोड लेता है। तो इस वायर के ऊपर सिर्फ करंट होगा 1 एम्पीयर। तो 1 एम्पीयर करंट कितना वोल्टेज, 220, वाटेज भी कितना, 220। तो इसका रेशियो तो यदि इंजीनियर है तो आप डाल दीजिए, कमेंट कर लीजिए, इससे आगे क्या जानकारी। तो मैं इसको उखाड़ करके आपका स्टिकर ये अलग कर दिया है, स्टिकर को मैं रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए साइड में, हो सकता है दोबारा लगाना भी पड़ेगा। यहाँ पे देखो दो ये कट पॉइंट बने हुए, ये कट पॉइंट है तो इसमें से उठा करके इसको वापस उठाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट को ये देखो इस तरह, तो ये जूम करके दिखाने के लिए फिर यहाँ पे पार्ट्स गिरेगा और मेरे को ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं इसको दिखा देता हूँ ऐसा तरीके से। ये किस तरह का है, ये मैं निकाल दिया, गिर गया है, ऐसा इसको ये यहाँ पे ऐसे अपने आप नहीं गिरेगा। तो इसके नीचे वाला जो पॉइंट है ये भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे ये देखो, तो ऐसा इसको खोलेंगे तो ऐसा निकल जाएगा। तो ये दोनों जो केप थे ये प्लास्टिक के केप थे जो स्क्रू के ऊपर है, स्टिकर लगा रहेगा, तो आप ऐसे हाथ घुमाएंगे ना तो खुरदरा नहीं लगेगा, आप सोचोगे खोलेंगे कहाँ से। तो खोलने वाला मैंने खास जगह बता दिया, गुप्त रास्ता होता है ना, गुप्त रास्ता का पॉइंट को बता दिया। अब पहला यहाँ तक का 1% तक की पढ़ाई पूरी हो गई समझो। अब हमारे पास में सबसे पहले तो ऐसा स्क्रू ड्राइवर है तो बहुत ही अच्छा है, इसको क्लिप्स स्क्रू ड्राइवर प्लस ऐसा स्क्रू ड्राइवर बोलेंगे। ये नहीं है और छोटा हमारे पास टेस्टर है ना, तो टेस्टर जैसा से भी काम हो जाएगा, तो कौन सा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इस्तेमाल करोगे तो नहीं संकोच करना पड़ेगा, फिसलता नहीं है। ये 4 मुंह रहते हैं तो इधर उधर जाएगा, और 2 रहते हैं तो वो बहुत ज्यादा इधर उधर चलता है। स्क्रू इतना छोटा छोटा है तो मैंने स्क्रू को भी साइड में रख दिया। चलो आपका समय को बचाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। और ओपन करना बताऊंगा, फिट करना नहीं बताऊंगा, कोई जरूरत नहीं है उतना फिट करके बताने का, तो आपको तो इजी समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे है तो ये वाला लॉक है, इस लॉक की वजह से ये ओपन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे छोटा स्क्रू ड्राइवर से पिकअप करेंगे तो ये निकल जाएगा। अब मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये बॉडी को ओपन कर रहा हूँ तो आप देखते जाइए कैसे कैसे खुला है यहाँ तक। अब यहाँ तक खुलने के बाद यदि आप इसको ट्विस्ट ज्यादा करोगे तो यहाँ से टूट भी सकता है। तो टूटने के टाइम पे आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसा शार्प टूल से प्रेस कर सकते हो यहाँ से, या इधर वाला पॉइंट को बॉडी को पकड़ के उठा सकते हो थोड़ा। हाँ, तो ऐसा उठाओगे तो इजी एस की ये कवर अलग हो जाएगा। तो मैंने ये केप अलग कर दिया, ये केप अलग कर दिया तो यहाँ साइड में ले लिया इसको। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसके अंदर क्या है। एक तो ये कार्बन ब्रश का माउंटिंग है, इसकी क्लिप है, और इधर एक कार्बन ब्रश की क्लिप है। इससे भी कार्बन ब्रश को बदलना बहुत मुश्किल है, ये तो बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए मोटर बाहर निकाल लेना ज्यादा है। ये मोटर हिले ना तो इसके लिए रबर बुश, ये रबर बुश है, ये वापस लगाना ना भूले, नहीं तो आपका ब्लेंडर आवाज करेगा और सही से चलेगा, पावर नहीं देगा। तो ये संभाल कर रख दिया साइड में। अब ये वाला क्या है, पुश बटन है, इसका एक केप है। ये केप जैसे निकाला रोटेट कहीं भी हो जाए, इसकी 2 पोजीशन है एक जैसी है, लेकिन इसके अंदर एक एरो मार्क का निशान है, ये देख लीजिए, ये एरो मार्क है जो इसकी नॉब के ऊपर निशान है, तो सेम लगा देंगे फिट हो जाएगा। तो ये भी कोई मैजिक वाला ज्यादा बड़ा बात नहीं है। अब इसके बाद ये स्विच के ऊपर दोनों जगह से प्रोटेक्शन कर रखा है कि यहाँ एयर वेंटिलेशन कैसे की जाए। तो इसका जो एयर वेंटिलेशन का कार्रवाई है, ये यहाँ का एयर वेंटिलेशन, यहाँ का एयर वेंटिलेशन है। बाकी स्विच का फंक्शन ना है तो यहाँ 2 प्लेट्स है। तो ये प्लेट्स देखो, ऊपर वाली प्लेट्स है ये पूरा डी टाइप का एकदम डी जैसे सेफ, लेकिन इस वाले को खोलोगे तो इसमें थोड़ा कट मिलेगा, ये केबलिंग के लिए है और एयर वेंटिलेशन के लिए। तो ये भी मैंने खोल दिया है। अब ये दोनों खोलने के बाद में बोला था कि एक वायर तो ये जो पावर आया था यहाँ से, इस पावर वाली केबल में से एक वायर तो डायरेक्ट मोटर पे जाना है, लेकिन ज्वाइंट तो जरूर होगा, और एक स्विच के थ्रू आएगा। तो मैं यहाँ से इनको अलग अलग कर देता हूँ। ये पकड़ के खींच लिया, ये देखो ये है पुश टू ऑन स्विच। तो यहाँ पे इसमें क्लिप के बदले में ये वायर सोल्डरिंग हो रखा है, मैं नजदीक से दिखा देता हूँ फिर भी आपको, तो सोल्डरिंग हो रखा है। तो ये वाला वायर है, अब इसके अंदर कनेक्टिविटी नहीं मिलता है तो ये खराब का पता चल जाता है, ये पुश स्विच है। इसके अंदर ये घुमाने जैसा नॉब जैसा दिख रहा है, घुमाने वाला नहीं है, ये कट शेप है, इसका शेप है ऊपर के बैठ जाता है। और ये वायर का जो कट है इसको इसके अंदर पुश करके यहाँ से क्रैंक कर दिया, तो दोनों वायर के अंदर मेटल का पॉइंट है वो पकड़ लिया है। अब ये दोबारा खींचने से भी नहीं निकलता है, लॉक हो जाता है। तो ये शॉर्ट सर्किट होने से बचने के लिए ऐसा बंदोबस्त है। तो ये यहाँ तक का कार्रवाई हो गया। इतना धूल मिट्टी गंदगी है, मैं तो निर्मा के पानी में डाल के दूंगा, लेकिन याद रखें मैं पहले बताया कि मोटर का इंपोर्टेंट सर्किट ना धुलाई करें, ना धुलाई करें तो या तो यहाँ से डिसॉल्व करके वायर अलग करना पड़ेगा, या कैसे भी करके उसको नहीं धोना, बॉडी को धो सकते हैं, अच्छा सफाई हो जाएगा। अब मैंने बताया था जो पोर्शन था कि एक तो यहाँ पे ऑयल की एक्सपोर्ट है, ऐसे मोटर के नीचे की तरफ है, यहाँ पुशर ये है, तो ये ऑयल ड्रॉप वाला पॉइंट बता दिया। अब आगे का स्टेज में कहाँ से खोला जाएगा, तो यहाँ तक आ गया। अब इसके अंदर मोटर को वाइब्रेशन से बचाने के लिए इसके चारों तरफ एक रबर लगता हुआ है, तो यहाँ पे ठोक रखा है, तो ठोक रखा है तो टाइट हो जाता है, जाम हो जाता है। तो यहाँ पे इस मोटर का फ्रेम है ना, इस फ्रेम को पकड़ के आप आराम से खींच सकते हो। यदि आपको खींचने में कुछ समस्या आ रही हो तो देखो यहाँ पे मेटल है, ये मेटल का पोर्शन है, मैं स्क्रू ड्राइवर डाल के दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे डाल दिया। इस जगह आप स्क्रू ड्राइवर डाल के भी बाहर की तरफ पुश कर सकते हो, ये दोनों को रोड को पकड़ के ऐसा पकड़, या फिर यहाँ से भी पकड़ के खींच सकते हो, या फिर आपका हाथ से यहाँ से पकड़ के इसको खींचना है तो ऐसा खींच लो, या कटिंग प्लायर से पकड़ना आता है तो इसे पकड़ के खींचो। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ 95% चांसेस है आप ऐसे मुट्ठी से हाथ से पकड़ के खींचोगे आप। तो यहाँ पतला होता है, पतला में अटैचमेंट होता है, थोड़ा हार्डनेस हो जाता है, तो थोड़ा ताकत पड़ सकता है। लेकिन भाई क्या ताकत पड़ना है, मैं तो खींचने की तैयारी कर रहा था, जब तक निकल के नीचे आ गया तो हो जाता है ऐसा। इसका मतलब ये ज्यादा रस्टिंग नहीं। तो ये है, इसका देखो रबर लगा हुआ है, इस रबर का यहाँ पे ज्यादा बड़ा जाम नहीं था, हमने खोला उससे पहले थोड़ा खोल दिया था तो आसानी से खुल गया। तो इस मोटर को एक तो इस पोजीशन में लगा सकते हो, एक इस पोजीशन में लगा सकते हो, 2 पोजीशन है इसका लगाना। तो वापस लगाने वाला टिप्स भी बता रहा हूँ, तो आप बोलोगे फिटिंग करने का तरीका तो बताएंगे। ये पॉइंट है जिसके अटैचमेंट के अंदर 4 शेप है, ये मैं शेप बता देता हूँ कि कहाँ पे ये है।
तो जो कपलर है इसमें कोई सा भी एंगल पे जाके लग सकता है, या तो ऐसा लग जाए या ऐसे लग जाए। तो 90 डिग्री घुमाने के अंदर ब्लेड को घुमाएंगे तो पक्का इसमें फिट हो जाएगा। तो ये कपलर जैसे अच्छे से दिखा रखा है, तो ये साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको खोलना है तो इजी से खुल जाएगा मोटर है। और ये मोटर यहाँ पे घूम रहा है, इजी घूम रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बुश पे एक ऑयल ड्रॉप की जरूरत है, एक इस बुश पे ऑयल ड्रॉप जरूरत है। दोनों सिलाई मशीन वाला ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो मैंने दूसरे बताया वो ऑयल भी आप काम ले सकते हैं। अब रही बात कि आप बताओगे कि भाई इलेक्ट्रिकल वायरिंग का जहां तक आगे आ रहा है, स्विच के बारे में बता दिया, तो आगे मोटर के बारे में कैसे बताऊं? तो मोटर की कनेक्टिविटी कैसे टेस्ट करेंगे? तो एक ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, यहाँ टेस्ट करेंगे। कनेक्टिविटी नहीं आता है, कार्बन ब्रश खराब हो, तो फिर इसका कम्यूटेटर है अंदर, यहाँ पे आप स्प्रे कर सकते हो। ये कम्यूटेटर है, इसके अंदर दिख रहा है, तो मैं इसको घुमा के भी दिखा दूंगा। और इस जगह देखोगे आप, ये यहाँ पे पंखा लगा हुआ है फैन। इस फैन की वजह से इस मोटर के आर्मेचर में एयर सर्कुलेट होती है। एयर सर्कुलेट होने की वजह से क्या होगा, ये हमेशा एक ही प्रेशर दबाएगा। और दूसरी बात है कि ये एयर इधर से इधर धक्का देगा, तो इस टाइम पे क्या होगा, इसके अंदर एयर का प्रेशर डायरेक्शन यहाँ से इधर है, तो कभी भी यहाँ से ये अंदर शक नहीं है। ब्लेंडिंग करने के टाइम पे इधर से इधर एयर का प्रेशर रहने की वजह से इस जगह पे कोई लीक होकर के नहीं आएगा। तो यहाँ पे कार्रवाई ये है, तो इसी तरीके से मैंने बता दिया, समझा दिया, तो आगे क्या कार्रवाई होने वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात बता देते हैं, पहले इसको मैकेनिकल में बाद में जाएंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक और पोर्शन के बारे में समझाने में ज्यादा रुचि रखते हैं अभी। तो ये वाला पॉइंट में क्या है, इसके अंदर देखो वो आप है, तो यहाँ कार्बन ब्रश और स्प्रिंग है, यहाँ पे भी कार्बन ब्रश स्प्रिंग है। इसके लिए मैंने पहले जो स्क्रू ड्राइवर बताया था, उसी स्क्रू ड्राइवर के ऊपर आप इसको मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तो इसके ऊपर ये लॉक हो रखा है, ये पत्ती, ये यहाँ पे लॉक है, ये देखो ये पत्ती है जो आपको यहाँ पे टेढ़ी कर रखी है, और एक अंदर की तरफ भी लॉक है, ये भी। तो ये पत्ती को भी प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ का लॉक सीधा करना पड़ेगा, इसको पकड़ के पीछे से कार्बन ब्रश बाहर आ जाए। तो क्या मैं कार्बन ब्रश आपको दिखाने में सक्षम हूँ? क्या ये देखो कैसे, ये इधर की जो पत्ती है ये कार्बन ब्रश। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले तो पत्ती को थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद इसकी लॉकिंग पिन को प्रेस कर देता हूँ। प्रेस करने के बाद इसको वापस निकालने के लिए रेडी कर दिया। अब मैं कार्बन ब्रश को दबा देता हूँ। दबाने के बाद इसकी पिन को मैं बाहर कर देता हूँ। तो देखो ये वाला प्रोटेक्शन था, ये वायर के साथ में टेप में लगा हुआ, ये ऐसे ये है। तो इसको वापस निकाला तो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्प्रिंग निकाला। ये स्प्रिंग को जूम करने के लिए आपको ऐसा दिखाना चाहिए। अब ये जूम कर दिया तो मेरा कैमरा का लेंस चेंज होना चाहिए, और इस जगह पे मेरा ऑप्टिकल सेंसर काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको स्प्रिंग दिखाता हूँ। ये हो गया है कार्बन ब्रश। अब कार्बन ब्रश किधर से चलता है, किधर से क्या है, ये ऐसे डायरेक्शन में लगेगा, ना कि ऐसे। तो ये मालूम होना चाहिए कि कार्बन ब्रश का अगला एंड है ना, इसको हम फाइलिंग करके वापस फिट कर देंगे। तो भाई मेरे को ये बताओ, इधर का खोल के दिखाया था, इधर का भी दोबारा दिखाना है कि जरूरत है, तो वीडियो लंबा करना, मैं दोनों तरफ खोल के साफ कर देता हूँ, काम हो जाएगा। आप भी आपके तरीके से कर सकते हैं। तो इसको फिट करते हुए दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वापस यहीं पे दोबारा करके कागज साफ करके फिट कर देता हूँ। तो ये वाला मीटर यहाँ पे हो गया। अब आ जाते हैं कि ये वाला में इधर वाला बुश का क्या काम है। आपके पास यदि ऐसा जे हुक बना हुआ है तो यहाँ जे हुक ले सकते हो, नहीं तो छोटी वाली अंगुली यदि आपकी पहुंच जाती है तो ये अंगुली का होल के बराबर ही है, अंगुली पहुंच भी जाती है। तो ऐसा करके खींचोगे तो ये वापस आ जाएगा। तो ये मैं पकड़ के खींच लिया, तो ये देखो ये बुश हाथ में आ गया है। इसमें रबर का वाशर है, जिससे कि फालतू का यहाँ पे साउंड ना करे, वाइब्रेट हो ना हो, और इसके अंदर ही वाइब्रेट। तो ये वाला पोर्शन को फिट करने के टाइम पे कौन सा जादू लगाना पड़ेगा, ये फिट करने में करना है। तो जादू को बता देता हूँ। देखो ये अंदर कैसा है, वो कपलर का काम कनेक्टर वो दिखाऊँ। तो ये जादू दिखा देता हूँ। इसको आपने ऐसे फिट कर दिया, दोबारा मोटर फिट करोगे तो कभी मोटर फिट नहीं होने वाली है। तो मोटर को इसके अंदर यदि आपने इंसर्ट करना है तो उससे पहले इसको फिट कर देना। इसको फिट करने के लिए क्या करोगे, मेरे तरफ से एक दो ऑयल लगा सकते हो यहाँ पे सिखाने के लिए, या ग्रीस लगा सकते हो, या कुछ भी ना लगाओ तब भी कर सकते हो। तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे फिट करने के टाइम यहाँ देखो इस जगह एक जगह आगे सेट हो गया। तो इस जगह पे मैं इसको सेट करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो भी पोजीशन हो दोनों तरफ एक जैसा ही रहता है, इसलिए इसको ये मैंने फिट कर दिया। तो ये फिट करके आप वहां पे जाओगे तो इजीएस्ट है, कोई सी भी एंगल पे होगा। तो ये वाला देखो, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ ज्यादा है और ऐसे पतला है, इधर उठा हुआ है पतला है। तो जो इसका ये वाला हिस्सा है, मैं जो उंगलियां पकड़ रहा हूँ इधर, ये वाला पतला है और ये वाला बड़ा है। तो इस वाले मोटर में भी दिखा देता हूँ आपको। ये जो मैंने पकड़ा है, ये येलो टेप वाला, ये पतला है, ये मोटा हिस्सा। तो पतला हिस्सा पतले की तरफ जाना है, मोटा मोटी की तरफ जाना है। तो ये देख लीजिए क्या है, कैसे करके ऐसा लगाना। ये लगाने से पहले वायरों की डायरेक्शन देख लो, कौन सा ब्रश किस तरफ कौन सा वायर आना है, उसके मुताबिक इसको ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर इसको ऐसा करके उल्टा करके भी लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सावधानी रखने वाली बात है, तो मैंने बता दिया, इसको कर देता हूँ। अब यहाँ के बाद क्या होता है, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इस वाले को कैसे खोलेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमारे को पहले बताया था मैंने, एक प्लायर की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्लायर को पकड़ के आपने यहाँ पे डालोगे अच्छे से, और ये ग्रिपिंग बढ़िया आना चाहिए, ब्लेड को ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो बार बार ऐसा पकड़ के खींचोगे तो इसके अंदर सोल्यूशन लगा रहता है। भाई आपको यूं मान के चलो, ताकत तो पूरी लगानी पड़ेगी। आपकी कितनी कैपेसिटी है, एक धागा तोड़ने की मान लो 10 kg, तो पूरा 10 kg लगाना पड़ेगा। हो सकता है 10 के बदले 12-13 kg। तो लगाते हैं, ताकत क्या है, स्लिप हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम इसको ऐसा थोड़ा सा ठोक लेते हैं, क्या क्या होता है। और ठोकने के बाद वाला इसमें देखते हैं क्या होता है। अब की बार तो निकाल के दिखाएंगे। तो मैंने लगाया अपनी कौमी ताकत के लिए, और अब की बार खींचता हूँ, देखो कैसे नहीं निकलता। जितने दिनों तक ठोका पीटी का काम के लिए रहेगा, नहीं निकला तो समझिए हिल गया देखो, ये देखो मैं हिल गया। अभी तो पता आएगा, तो चलो थोड़ा थोड़ा घुमा देता है, ब्लेड को पकड़ के थोड़ा सा 1 2 mm ऊपर नीचे करते हुए खींच लेते हैं। चलो हाँ, बहुत आ गया, बहुत आ गया। ये लो, ये कर दिया है भाई, आर बार आउट, और बॉडी को बचा लिया सेफ, और ओपन कर दिया। अब ये ओपन करके इसको दिखा देते हैं कि ब्लेड के हालात कैसे हैं, और ये ब्लेड कैसे फिट होगा, और इसमें क्या क्या सामान है, और ये कैसे कैसे फिट रहता है, और इसमें कौन सा धूल मिट्टी से क्या बचने का क्या क्या जुगाड़ है, कौन सा वाशर क्या काम आता है, और इसमें से कौन सा जाम रहने वाला है और कौन सा हार्ड रहने वाला है। तो भाई
इसमें छाछ भी बहुत कुछ भरा हुआ है, इसको पूरा खोल के साफ करना पड़ेगा। तो मैंने तो बता दिया, मैं तो निरमा से धुलाई करूंगा अच्छी तरह से। निरमा मतलब कोई भी सर्फ हो सकता है, शैम्पू भी हो सकता है, साबुन भी हो सकता है, लेकिन इसे पानी के अंदर डालूंगा 10-5 मिनट और उसके बाद तो फिर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक ये देखो वाशर, ये वाशर ओपन करेंगे, पूरे पुर्जे खुलेंगे तो कहाँ तक खुलेंगे, इधर आगे तक भी जाएंगे। आगे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ स्टेज जैसा पड़ा हुआ है, लेकिन इससे आगे ये सामान खुलेंगे नहीं खुलेंगे फिर देखते हैं, लेकिन खोल के तो देखें एक बार कितना ओपन होता है। तो प्लास लगा के देख लेते हैं इसमें कि इसके हालात कैसे है, ये अपने को ओपन इजी से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इतना इजी से तो ओपन नहीं हो रहा है कि इसके लिए डबल टूल का जरूरत पड़ेगा। यहाँ से ज्यादा पकड़ेंगे, यहाँ पे सीधा वाला कोई भी पोर्शन होगा ऐसा, ये मेटल वाला, और इसके ऊपर लगा करके यहाँ से ताकत से दबाएंगे तो ये नीचे खिसकेगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ इसमें ऐसे स्पेस नहीं है, लेकिन हो जाएगा। तो ये खोलने के बाद इसका जो ब्रश है ना, इसके बीच में बहुत धूल मिट्टी गंदगी भरी हुई है, वो करेंगे, फिर इसको लुब्रिकेट करेंगे, ऑयल करेंगे। फिर ये इस जगह मेरे को जो घुमा रहा हूँ ना, थोड़ा सा रोटेट अटक अटक हो रहा है, मतलब जितना फ्रीडम में चलना चाहिए उतना फ्री नहीं चल रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि इसको यदि अनकम्प्लीटेड करे बगैर ऐसे ही वापस फिट कर दिया जाए, तो जल्दी करेंगे तो ऐसा ही कंडीशन होगा, उससे अच्छा है हम इसको प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर दें। तो यहाँ पे इसका ब्रश वगैरह के सबके हालात ज्यादा खराब तो नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो है यहाँ पे सॉल्यूशन लगा रहता है, ये देखो मैं यहाँ पे गंदगी हो रही है ज्यादा, तो नहीं करना चाह रहा हूँ। यहाँ रबर का वाशर है, रबर के वाशर के साथ में इसको जैसे फिट करते हैं तो ये मल्टी लेयर है, ये लेयर वाले वाशर है, जो गम लगा के रखेंगे तो चिपक जाएगा और यहाँ से अंदर नहीं निकलेगा, तो अंदर से एयर प्रेशर इस तरह का। तो मैं क्या बताऊँ, मेरी तरफ से तो पूरा हो गया है। अब आप ये तरीका सही तरीके से अपनाओगे तो आपके लिए सीधा हो गया है कि 500 से 1500 रुपये की बचत हो गई। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा, जरूरत है फायदे का है तो आगे पास करो, ठीक है, ओके। और पूरा वीडियो देखने के लिए तो एकदम धन्यवाद। अब मैं यहीं पे आपका ये वीडियो को करूंगा तो मेरा कैसा सेटअप हो रखा है यहाँ पे आपको एक नॉर्मल तरीके से मैं दिखाई देता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से क्या क्या है। ये एक अच्छा पॉइंट है मेरा, जो यहाँ से जी सीधा जाके देखेंगे तो पूरा पता चलता रहेगा। तो इसमें मैं घुमा देता हूँ, ये इधर का पॉइंट है जिसमें अच्छी तरह से जाकर के यहाँ पे हम उसको खोल के आइलिंग कर देंगे, ग्रीस करके फिट कर देंगे। सोल्डरिंग का जरूरत पड़ेगा तो सोल्डरिंग आइलिंग काम ले लेंगे, वैसे जरूरत नहीं है। आपने कहा मैं डबल कैमरा रिकॉर्डिंग चल रहा था, मोबाइल रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला कि ओपन कैसे किया था, वैसे भी था, इधर से लाइव वीडियो में चल ही रहा था, मॉनिटर के अंदर हुआ था, स्टेटस आ रहा था, तो बाकी चीजें ठीक ठाक हुई है। कोई भी डिवाइस का हमारा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। और अभी हम आगे इसको फिटिंग करके एक बार दिखा देते हैं। फिट करने का वीडियो में इतना टाइम ज्यादा ना लग जाए, इसलिए मैं अभी के लिए रोक देता हूँ। तो वापस फिटिंग करने वाला प्रोसेस बहुत शॉर्टकट में देख लीजिए कितना आसानी से होता है, इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो मैं इसको पूरे को पोर्शन को दिखा देता हूँ। ये मशीन बनकर जैसे तैयार हो गया है, ये वायर है, यहाँ पे ये केप लगा दिया, ये स्विच लगा के ऊपर स्विच का केप लगा दिया, ये केप लगा दिया। ये वायरों को ऐसे गाइडलाइन कर दिया कि रेड वाले वायर ऊपर से स्विच होकर गए, ब्लैक वाला वायर यहाँ पे सीधा आ गया। इसके बाद में मोटर के ऊपर का जो केप है ये रबर केप लगा दिया, ये देख सकते हो रबर का केप, ये इस तरफ में आके टच होना है। तो इस वाले को ये पीछे की तरफ में सपोर्ट रहेगा, तो बैक साइड को दिखा। इस तरफ वाला पोर्शन की बात करूं तो ये नीचे का लॉकिंग नॉच है, और ये वाला पोर्शन है, इसको मैं खोल के बता देता हूँ। इसका पॉइंट है, ये पॉइंट है जो लॉक होना है दोनों। अब इन दोनों को किस तरह से लॉक करना है, चाहे तो ऐसे लगा लो या ऐसे लगा दो, दोनों तरफ कहीं से भी लगाओ, लेकिन एक क्रॉस में इसके पॉइंट्स बने हुए हैं, वो पॉइंट ठीक से बैठना चाहिए, बैठ गया। अब इस वाले को हमने धुलाई कर दिया है, क्लीन कर दिया है, ये भी क्लीन कर दिया है, तो बहुत आसान है। देखो कितना कम मेहनत पे है। हमारा जो वायर हम गाइड कर रहे हैं ये कम्यूटेटर में मोटर के अंदर नहीं जानी चाहिए, तो अपने वायरों को फालतू मोटर की तरफ नहीं रखना चाहिए। तो जितना भी एक्स्ट्रा वायर है उनको इस तरफ में वायरों को खींच लेना चाहिए और अनवांटेड वायरों को कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो ये जैसे टेप है, इसका अनवांटेड वायर हमने जैसे भी लेना है इनको इस तरफ से ले लो, तो ताकि ये कहीं पे जाकर के जाम करने में दिक्कत ना करे। तो ऐसा चीजों को यदि आपने कंट्रोल कर लिया है तो मोटर का एक लंबा टाइम पे लगेगा। तो ये वाला भी ऐसा ही सेम इसके ऊपर भी हमने कर दिया है। तो दोनों के दिखाया हुआ है, दोनों वायर भी है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और तो ये वाला है, ये पोर्शन यहाँ पे रखें। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ताकत वाला काम रहता है अंदर वाला। तो जैसे इसमें कोई भी कचरा है, धूल मिट्टी है, उसको वापस फाड़ दिया तो इसके बाद यहाँ पे हम वापस रखेंगे। रखने के टाइम पे मोटर का जो डायरेक्शन बताया था उसी डायरेक्शन के अंदर मोटर जाना चाहिए, उसका रबर टेप लगा हुआ रहना चाहिए। अब ये सामानों को हिलने नहीं देना है, अपनी अपनी जगह पे, और इसको पुश कर दें। तो ये पुश करेंगे तो यहाँ पे बॉडी अपनी जगह पे बैठ गई है, और ये केप के अंदर जो जो सामान है अपनी अपनी जगह पे। केप को बटन को थोड़ा सा अपने अलाइनमेंट करके अपनी पोजीशन पे ले सकते हो। मामूली सा दिक्कत आता है, उतना ज्यादा नहीं है कि उसको प्रेस को बटन को प्रेस करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन कुछ थोड़ी सी रहती है फिटिंग करने के टाइम पे। तो इनकी बॉडी को जो भी कुछ करेंगे उस टाइम पे ध्यान देंगे कि आपके सारे लोग ठीक जगह पे गए हुए हैं और ठीक जगह से बैठे। तो इतना ज्यादा ताकत का काम भी नहीं है कि आपको दिक्कत झेलना पड़े, लेकिन इजी से बैठ जाता है और ज्यादा इतना प्रेशर भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इसका लॉकिंग पॉइंट है वो अपनी जगह रहना चाहिए, रबर हिलने नहीं चाहिए। तो ऐसा यदि इसका केप का पोजीशन देखते हो तो ये देखो कट है, ये कट को उसके अंदर की जो लाइन है वो लाइन भी देख लेना है। तो उसमें ये देखो इस तरफ में और इस तरफ में ये दोनों बराबर ही रहता है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जिस तरह से भी आप इजी से लगा सकते हो वैसा पॉइंट पे इसको प्रेस कर सकते हैं। अब ये बटन का जो डायरेक्शन रहता है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आएगा, लेकिन अब इसका बॉडी के अंदर जो फिट करने वाले जो स्लॉट है वो स्लॉट मिसिंग नहीं होना चाहिए। स्लॉट का मिसिंग होना है तो इसको ड्राइवर से थोड़ा बॉडी का कुछ पोर्शन पुश इन होता है, कुछ पुश आउट होता है। तो पुश इन वाले को पुश इन की तरफ जाने दे, पुश आउट रहने वाले को आउट की तरफ ही रखे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सा पोर्शन है जो इसमें पुश आउट होने वाला है, कौन सा इन होने वाला है। तो इन वाले को इन की तरफ ही जाए, आउट वाले को आउट की तरफ रहने दो। तो ये ऐसा करके बैठ जाता है। और इधर से भी दिखा देता हूँ मैं, ये इस पोजीशन पे है। तो अभी मैं ये देख लेता हूँ कि इसको यदि पोजीशन पे हम पकड़ के रखेंगे और यहाँ पे दिखा देंगे तो इसमें
कुछ यहाँ पे देखो, ये पॉइंट पूरी लाइनिंग मिल रही है, ठीक से मिल रही है, यहाँ तक का भी लाइन है, ये पीछे वाला पूरी लाइनिंग सही मिल रही हो तो इस वाले बटन के अंदर स्क्रू है, अपना स्क्रू वापस एक तरह से अपनी जगह पे लगा देंगे और यहाँ पे हमारा वायरिंग को तो अपडेट करके हम लगा ही देंगे, इसके टेप को भी वापस लगा देंगे। टेप के बाद यदि हमारा इसका स्टिकर है, स्टिकर को ठीक तरह से नहीं बैठा है तो उसमें वापस हम गम लगा सकते हैं, तो ताकि वो वापस निकल के अपना निशानी ना खोए। तो ये चीज को वापस कंप्लीट कर देते हैं। तो ये यहाँ तक का काम हो गया है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये केप है, ये केप दोनों छोटे छोटे हैं। केप को एक तरफ ये पतला रहता है, एक तरफ मोटा रहता है, तो इसको क्या करेंगे, पतले मोटे को देखते हुए अपने हिसाब से इसको लगाएंगे। जो पतला हिस्सा है अंदर की तरफ में रहता है और मोटा हिस्सा इसका बाहर की तरफ जाता है, तो वो मोटा बाहर का पतला उस तरफ का होते हुए दोनों को अपनी जगह पे बिठा देते हैं। तो इसके वजह से यदि आपका ठीक ठाक सेट हो जाता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसको ड्राइवर के एंगल के मुताबिक इसको बिठाएंगे तो ठीक से सेट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको हेड को घुमा सकते हैं, जब रखते हो तब इसका लाइन है एक दोनों एक ही लाइन में सीधे हो जाए, तो ये दोनों को पॉइंटों को बिठा दिया है। यहाँ पे आपको जूम करके दिखाते हैं, दोनों इसको हो गया। अब इसके ऊपर जो हम वापस स्टिकर रिमूव किया था, तो स्टिकर को वापस ऐसे लगा देंगे, लेकिन इसमें दोबारा से हम गम लगा देंगे, ये फिर दोबारा से इसमें पेस्टिंग लगा के कर देंगे, तो फाइनलाइज हो गया था हमारा। अब इसको क्या हम चला के दिखाएं कि ये रियल में फंक्शन कर रहा है क्या। तो रियल में फंक्शन कर रहा है तो मैं यहाँ चार्जिंग पॉइंट देख लेता हूँ, 3 पॉइंट है क्या, तो मुझे मिल गया है 1 पॉइंट। तो इस पॉइंट पे यदि लगा पाता हूँ तो दूसरी जगह पे देख लेता हूँ, तो मेरे को 1 पॉइंट यहाँ पे मिला है, खाली जगह है तो यहाँ पे लगा देता हूँ। ये पॉइंट लगा दिया मैंने, और इस पॉइंट पे लगाने के बाद इस पे मैंने ब्लेड्स नहीं लगाया अभी, लेकिन मोटर का तो टेस्टिंग कर ही सकते हैं। कार्बन ब्रश क्लीन हो गया, स्विच क्लीन हो गया, पूरा क्लीन हो गया। तो ये देखो बहुत ही बढ़िया हाई स्पीड से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% वर्किंग टाइम है। अब ब्लेड स्पिट करेंगे और दिखा देते हैं थोड़ा सा, तो देख लीजिए और दिखा दें। तो मैं ब्लेड का पोर्शन दिखा देता हूँ क्या होता है ब्लेड के अंदर। ये सबसे पहले तो इधर ही ब्लेड का हिस्सा हो गया, ये आउटर में दिखने वाला केप हो गया। केप के पीछे मल्टी लेयर रबर सील है जो कि बाहर वो अंदर की तरफ में लिक्विड को नहीं जाने देगा। फिर ये प्रोटेक्शन केप के अंदर आ जाता है ये केप। इस केप से पहले एक क्या होगा, एक वाटर सीलिंग प्रोटेक्शन के लिए रबर वाला वाशर लगना है, जो वाशर ये टूट के पूरा कचरे के तौर पे मिल गया। उसका शेप थोड़ा बहुत मैं ये पैटर्न दिखा सकता हूँ, ये इस तरह का पैटर्न का है जो ब्रेक हो रखी है। तो ये ब्रेक वाला पोर्शन अभी भी आप देख पा रहे हो। अब इसके बाद वाला जो पोर्शन है ये आगे चला जाएगा इसके साथ में, वाशर के साथ। इसके बाद इसका पोर्शन आ जाता है ये बुश। तो ये मेटल बुश मतलब ग्रास का बुश है, और ये अंदर स्टील की रोड है, और इसके ऊपर जो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रेच है इसको भी हम चमका करके क्लीन कर देते हैं। और ये वाला पे वाशर लगाने के बाद ये एक वाशर है इसका प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे। तो इस जगह जब ये मेटल वाला वाशर इस जगह तक आएगा, ये इस जगह आने के बाद ये पोर्शन है ये यहाँ और आगे आना है, आगे आएगा इस जगह तक आएगा। ये यहाँ पे आने के बाद इससे आगे ये मेटल ब्रश नहीं जाना चाहिए, तो ये एक रबर का ये मेटल वाला एक लॉक है, ये लॉक यहाँ पे लग जाएगा। इस लॉक के बैक साइड में आप देखोगे कि एक यहाँ पे भी एक प्लास्टिक टाइप का वाशर है। तो इस वाशर को तो इसके वाशर से पहले ये रबर वाशर है, ये प्लास्टिक के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो इसको भी क्लीन करके यहाँ पे चला, इसको तो ड्राई क्लीन करना है काफी है, इसको ज्यादा केमिकल कुछ लगाने की जरूरत नहीं। ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, यहाँ आने के बाद ये वाशर डालना है। ये वाशर से पहले इसको लुब्रिकेट कर देना है। ये लुब्रिकेट करने के बाद यहाँ आ गया तो सेम ये पीछे वाला जो फाइनल है, ये फाइनल वाला वाशर यहाँ पे लग जाएगा। तो एक तरफ ये वाशर आ जाएगा, एक तरफ ये वाशर आ जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है ये पोर्शन यहाँ पे लॉक हो जाएगा इस जगह, और ये क्लीनिंग ब्लेड वाला पोर्शन भी ये पीछे आ जाएगा। तो इतना पीछे की तरफ में जाएगा कि ये वाला पोर्शन अभी जाना मारेगा ये क्लीनिंग ब्लेड अपनी जगह, और ये अटैचमेंट के अंदर चला जाएगा। तो इसके लिए कुछ मैजिक नहीं है, इसको थोड़ा सा पुश करेंगे, ब्लेड घुमाएंगे, पुश करेंगे, ब्लेड घुमाएंगे, पुश करेंगे, ब्लेड घुमाएंगे, और इसको अंदर ठोकते जाएंगे। ठोकने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट हैमरिंग कर सकते हैं प्लास्टिक वाला के साथ में। तो ये केप तो लास्ट में जाकर बैठेगी, लेकिन इससे पहले मेटल वाले वाशर है, ये ठोकने के लिए ब्लेड के साथ में ताकत लगेगी, इसी से चले जाएगा। ये फिट करके एक बार और रन करके मैं दिखा देता हूँ, इससे पहले इसको ऑयल लुब्रिकेट भी कर देता हूँ। तो समस्या ये आई कि ये वाला जो पॉइंट था, ये वाशर खराब होने की वजह से हमारा ये पूरा धूल मिट्टी दूर दूर जाकर के इसमें बैठ गया था। तो हमने आरओ का एक पाइप लिया, इस आरओ के पाइप का एक काट के एक वाशर कर दिया। ये वाशर को यहाँ पे एक कट मारा, ये देखो कट दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे कट किया हुआ है, ये देखो कट किया हुआ है। इस कट के थ्रू ये यहाँ पे बैठा दिया, और ये बैठने के बाद ये कट में ये वाशर इसमें जाकर के आराम से इसमें बैठ जाएगा, और इसमें बैठने से इस वाशर के अंदर आकर के ये यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का काम करेगा। तो अच्छा जम गया। अब इसमें ऑयलिंग कर देते हैं, फिट कर देते हैं। तो कितना कचरा निकला है और इसको कैसे कर दिया गया है, ये असेंबली को बिल्कुल फिट कर दिया है। और इसमें बुश कहाँ से बना के लगाए हैं, जो वाटर प्रूफिंग के लिए ये आरओ के अंदर लगने वाले पाइप के टुकड़े काट के लगा दिए हैं, और ये फिट हो गया है। अभी इसको सिर्फ पुश फिटेड करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, यहाँ से सिर्फ ठोकना है। तो वो तो मैं लगा दूंगा, अभी साथ के साथ ही करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये फिट हो जाता है। अभी बैठने के लिए वो सीधा पुश कर देते हैं। तो आकर फाइनल स्टेज में ये कप के अंदर की तरफ का हिस्सा दिखा देता हूँ जो खाली है, और इसके साइड में ये येलो कलर का मैंने फेविकॉल लगा दिया है ताकि यहाँ से लिक्विड ना जाए, वाटर प्रूफिंग का काम करेगा, और एक खोलने के टाइम भी दिख जाएगा। ये इसमें सील है, और ये कंप्लीट असेंबली रही है। ये लास्ट वाला एंड है जो कपलर में जाके लगेगा, और इसकी वजह से रोटेट होगा। ब्लेड मेरे हाथ में है, अब इसको मैं फिट करने वाला हूँ। फिट करने के टाइम पे आपको ईजीएस्ट मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये दिखता है। तो इसमें कोई ज्यादा मैजिक वाला कुछ काम तो है नहीं, सीधा सिर्फ पुश कर देते हैं। और यहाँ पे यदि ठोकने के टाइम पे हमको थोड़ा आसान चाहिए तो इस जगह पे हम लुब्रिकेट्स लगा सकते हैं। लुब्रिकेट्स लगाएंगे तो मैंने पहले बताया ना मेरे पास तो ये भी है, तो इसके अंदर दोनों तरह के लुब्रिकेट्स है, ये साफ भी करता है और ऑयल भी कर देता है। तो मैं इसको थोड़ा सा कर दिया तो दोनों काम हो जाएगा, और ये फिट करने में थोड़ा सा आसानी भी हो जाएगा। तो इस वाले पे लगा और यहाँ पे रख दिया है। अब इसको जैसे जैसे थोड़ा सा पुश करते जाएंगे और साथ साथ इसको रोटेट करके देखेंगे कि हमारी मोटर क्या सही से लग रही है क्या। तो ये इसमें स्टेप वाइज मोटर को हम घुमा के देख रहे हैं,
तो इसमें घूम रहा है और झटका दे के घूम रहा है, तो वो उसका स्टेप ही ऐसे होता है। हाथ से मैं बिठाने की कोशिश करता हूँ इसको, तो जितना केप बैठेगा उतना हाथ से बिठाऊंगा। ये इस केप को अंदर बिठाएंगे, अभी केप बैठने के बाद फिर इसको घुमाएंगे। तो हर राउंड में इसको घुमाते रहना है, थोड़ा सा ठोकते जाना है। इसको ठोकने के लिए क्या बताया, मैंने पहले बताया था कि कोई भी ऐसा एक शॉप का आइटम लेंगे जिसको ऐसा करके यहाँ से ठोक सकते हैं, लेकिन इस पे ठोकने के टाइम पे ये टूल्स डैमेज नहीं होना चाहिए। तो डैमेज नहीं होगा तो इसको कैसे लकड़ी से ठोका जा सकता है ऐसा। तो इस तरह से हम आराम से इसको बिठा देते हैं। तो पेंदे में टच भी कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं, बटन दबा रहे हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ कि हाथ से यदि हम दही से छाछ या लस्सी बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन इसके अंदर कितना कम टाइम के अंदर तैयार हो चुका है। और ये हो गया है तैयार, हमारी बना गई है, रेडी हो गई है। अब डायरेक्ट हम गिलास में लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी कमी है तो दोबारा चेक करें। तो बहुत ही कम टाइम के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाता है। और इसमें कोई अलग से बर्तन की जरूरत नहीं है। अब इतना सा कार्रवाई हो गया तो ये प्लग निकाला, पॉइंट को ले लिया, और ये छींटा लगने से यदि बचने के हिसाब से लेना है तो थोड़ा स्पीड से आगे ले लेंगे और सीधा सिंक में जाकर के क्लीन करने में क्या काम करना है, पानी के लिए इतना सा पोर्शन को हम धो दें। इतना सा पोर्शन यदि धो लिया हमने तो ये वापस क्लीन हो गया है बिल्कुल 100%। वो पीला पीला दिख रहा है, वो तो हमने गम लगाया वाटर प्रूफिंग के लिए, तो ये हो गया। अब इसको क्या है, अपना सेफ कस्टडी में वापस भी तो रखना चाहिए ना। तो सेफ रखने के लिए क्या इसका स्टैंड होता है, स्टैंड के अंदर वायर को थोड़ा सा फोल्डिंग कर देंगे और अपना सुविधा के अनुसार इसको अपने वायर वाली सेफ्टी की जगह पे अपना रख देंगे। तो हो गया ना काम कंप्लीट, बचा लिया 500 कम से कम, और अब तो 1500 रुपये भी नया खरीदना पड़ता था। ठीक है, ओके।